अस्सलाम वालेकुम जी। निसान डेज़ हाईवे 4 स्टार 2013 से ऑनवर्ड ये 2017-18 तक मॉडल आया है और इसमें कुछ वेरी नॉन फॉल्ट्स हैं जो कि मैं इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2-2.5 साल से जो चीज़ें मैं फेस कर रहा था और एट द एंड मैंने उन सब फॉल्ट्स को क्लियर किया है। डिटेल आपको इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। अगर तो आपको भी इन्हीं मसाइल का सामना है तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। पॉइंट्स आप देख लें, पॉइंट्स कुछ इसके ये हैं। वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग जो इसका मसला है वो है जी चेक लाइट। चेक लाइट बार बार आ जाती है, क्यों नहीं ख़त्म होती, बार बार स्कैन करवाना पड़ता है। काफ़ी इसकी चीज़ें डायग्नोज की जाती हैं लेकिन फिर भी एट द एंड चेक लाइट आ जाती है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा मसला जो है वो इसी चेक लाइट का है और इस चेक लाइट ने मुझे कम से कम 2 से 2.5 साल जो है वो मसाइल का शिकार रखा है। अगर तो आपको जल्दी है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं और ख़ुद से खप सकते हैं और पैसे हज़ारों बल्कि अब तो लाखों खर्च के भी बाद में आपको दोबारा ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी तो आपको समझ आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है और इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी चेक लाइट को डायग्नोज नहीं किया जाता तो उससे क्या होता है। सबसे पहले तो हम छोटी गाड़ी 660 सीसी क्यों लेते हैं फ्यूल इकोनॉमी के लिए कि हमारा फ्यूल कम लगे, जेब पे जो है ना वो बोझ कम पड़ सके। और आजकल जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो तो वैसे ही किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे है। मेरे पास एक जीप भी है और मैंने जीप के साथ ये एक अल्टरनेटिव कार रखी हुई थी जो मोस्टली यूज़ होती थी रशी आवर्स में। अब चेक लाइट का सीन ये था कि ये गाड़ी मैंने जब ली वाली स्टार्टिंग उस टाइम इसको पाकिस्तान में आया हुए 1 साल ही हुआ था। ये 18 की इंपोर्ट थी और तकरीबन 18 के एंड में ही मैंने ये गाड़ी ले ली थी। जिस दिन से ली थी उस दिन से ही इसका जो है ना वो चेक लाइट का इशू था। इंजन में वाइब्रेशन थी, रफ आइडलिंग थी, गाड़ी का वेरी पुअर पिकअप था और जो है गाड़ी में बेतहाशा मसले मसाइल थे। और उस जिस बंदे से मैंने ख़रीदी थी उसने जान छुड़ाने के लिए ही मुझे दी थी और उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये गाड़ी लेना भी मेरी मजबूरी ही थी। उस जिससे मैंने गाड़ी ली थी असल में उसका मैकेनिक भी इस गाड़ी को क्लियर नहीं कर सका था जिस वजह से वो गाड़ी उसको बेचनी पड़ी। स्टार्टिंग में तो मैंने भी इस चीज़ की तरफ फोकस नहीं किया कि गाड़ी में काफ़ी मसले मसाइल हैं, चेक लाइट है, जो पिकअप है वो काफ़ी स्लो है और भी जो है वो वाइब्रेशंस हैं ये वो। बस घर की ग्रोसरी के लिए गाड़ी रखी हुई थी लेकिन गर्मी आई, एसी लगाया तो जो है ना वो गाड़ी बिल्कुल ही ज़ीरो पिकअप था इसका। एनीवेज इत्तेफाकन मुझे किसी दूसरी 660 सीसी में बैठने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि यार ये गाड़ी 660 सीसी जेडीएम कार जितनी भी है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। फिर मैंने इसकी तरफ थोड़ा सा मैंने कहा यार चलो इसको थोड़ा सा ना सेट करना शुरू करते हैं। अब आपको अगर मैं डिटेल बताना शुरू करूंगा ना तो ये कोई 2-2.5 साल की डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। इतना लंबा मुझे नहीं करना, आपको भी मेन पॉइंट सुनने हैं। आज यहाँ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं इसको वेरी स्टार्टिंग एक मैकेनिक के पास लेके गया, उसको नहीं समझ आई, दूसरे के पास लेके गया, उसने कहा जी फ्यूल पंप चेंज करें। फिर कुछ अर्सा चली, फिर नहीं गाड़ी ठीक हुई, फिर तीसरे के पास लेके गया, उसने कहा जी इसके जो है ना वो आप प्लग चेंज करें। प्लग चेंज कर लिया, गाड़ी कुछ बेहतर हुई लेकिन कुछ अर्सा चलने के बाद फिर वैसी हो गई। तीसरे मैकेनिक के पास गया, उसने कहा जी इसके फ्यूल इंजेक्टर चेंज करें। फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज कर दिए। फिर गाड़ी कोई 1-1.5 माह बाद सही चली लेकिन उस तरह की नहीं चली जिस तरह की मैं चाह रहा था। फिर मैं चौथे मैकेनिक के पास गया और उसने कहा जी आपका पाइन कैट साफ़ होना है, कैटालिटिक कन्वर्टर है। मैंने जी कैट का जी साफ़ कर दें, उसने कैट खोला, साफ़ कर दिया, तेज़ाब वगैरह डाला। फिर गाड़ी में 19-20 का फ़र्क आया है। मैं बड़ा डिसहार्ट उस टाइम हुआ कि 5-6 मैकेनिक में फिर चुका था, काफ़ी टाइम मैं अपना बर्बाद कर चुका था, पैसे भी बर्बाद कर चुका था, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। मैंने गाड़ी को वैसे ही चलाना शुरू कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, चल तो रही है ना, चलने दो गाड़ी को। लेकिन मसला अब यहाँ पे आया है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे और अब ये गाड़ी चलाना तकरीबन मजबूरी बन गई हुई थी। अब मैंने सोचा जो मर्जी हो जाए इस गाड़ी को क्लियर करना ही मेरा जो है ना वो मिशन है। खैर अब तक मैं कोई तकरीबन 6 मैकेनिक्स, 5 से 6 वर्कशॉप्स और ये सारे मैकेनिक्स वर्कशॉप्स रेप्यूटेड अच्छे उस्ताद किस्म के लोग सन है। इनके बारे में यही मशहूर है मार्केट में। वो सब के सब इस गाड़ी के आगे फ्लॉप हो चुके थे। खैर मैंने कहा जी कि अब 1 बाय 1 इसकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने चेंज करवानी। एक दफ़ा फिर स्कैनर लगवाया, फिर से वही कोड फ्यूल ट्रिम टू लेन या ये कोड आता था या रिच फ्यूल का कोड आता था। मोस्टली ये दोनों
P0171 या P0173, रिच फ्यूल मिक्सचर या लीन, ये 2 कोड आते थे। और ये हर दफ़ा हर बंदा यही कहता था जी कि ये इसका फ्यूल पंप का इशू है, ये वाले फ्यूल पंप का। और मैं इसलिए उनकी बात से एग्री नहीं करता था, क्योंकि ये फ्यूल पंप मैं 4 दफ़ा पहले चेंज करवा चुका हूँ, फिर भी जो है ना वो मेरा चेक लाइट का कोड आ जाता था। तो मैंने कहा नहीं यार, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। इसके बाद मैंने कहा जी अब जो मर्जी हो जाए देखी जाएगी। मैंने इंजन का कंप्रेशन टेस्ट करवाया तो वो भी वीक हो गया हुआ था, उसमें भी जो है वो बिलो 60 40 70 जो है ना उसका प्रेशर आ रहा था तीनों सिलेंडर्स का, जो कि मैक्सिमम 90 या 100 प्लस होना चाहिए। मैंने कहा कि अब इसका ना हेड असेंबली ही चेंज करवा देते हैं। काफ़ी खजल ख्वारी के बाद एक बेहतरीन सी हेड असेंबली ढूंढ के इसमें डाली, गाड़ी स्टार्ट हुई, इंजन अपनी जान में आ चुका था। गाड़ी बता रही थी कि गाड़ी में कोई नया इंजन डला हुआ है, लेकिन चेक लाइट फिर वहाँ पे ही थी, रिच कोड फिर उधर ही था, लीन कोड फिर उधर ही था, और गाड़ी की अभी भी वो जो है ना पिकअप नहीं बन रही थी। अब मैंने सोचा जहाँ पे इतने पैसे लगे हैं खुल डुल के पैसे लगाओ। मैंने गाड़ी का जो है ना जी फ्यूल इंजेक्टर भी नए लेके डाल दिए इसमें, उसके बाद मैप सेंसर भी चेंज कर दिया, फिर उसके बाद जो है मैंने इसके प्लग भी दोबारा से चेंज कर दिए। हेयर प्लग तो हेड असेंबली के साथ ही आए थे। अब मैंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, गाड़ी क्लियर हो जाएगी यार। गाड़ी को पैक किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर से चेक लाइट आ गई, फिर सारे वही मामला शुरू हो गए। गाड़ी दोबारा से जो है ना वो अपनी उस कंडीशन में नहीं आ रही थी जिसमें उसको होना चाहिए थे। वाइब्रेशन कम हो गई हुई थी, गाड़ी काफ़ी जो है नॉइजलेस हो गई हुई थी, स्मूथ हो गई हुई थी, लेकिन चेक लाइट नहीं जा रही थी। अब तक गाड़ी का मैप सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, न्यू एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, उसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर, प्लग्स, हर चीज़ इसकी जो है ना टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी की चीज़ इसमें डाल दी गई थी। अब सिर्फ पीछे एक ही कड़वा घूंट रह गया हुआ था, और वो था कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर खुलवाया जी, तो वो पता चला कि 4-5 दफ़ा साफ़ होने के चक्कर में किसी मैकेनिक ने ना उसकी मिट्टी ही निकाल ली, उसको तोड़ दिया, वेस्ट कर दिया। एनीवे जिद थी कि गाड़ी क्लियर करनी है, मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट कैटालिटिक कन्वर्टर भी लेके डाल दिया इसमें, और गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी में फिर से चेक लाइट उधर ही थी। गाड़ी काफ़ी बेहतर हो गई हुई थी, काफ़ी चलने चलाने में स्मूथ हो गई हुई थी, चेक लाइट उधर ही थी, वो कोड उधर ही थे। और जो है ना वो दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे लग जाने के बावजूद भी जो है ना मेरा मामला क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने ज़ाती तौर पे अपने आप को पहले काम डाउन किया, उसके बाद ज़ाती तौर पे इस पे R&D शुरू की प्रॉपर, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यार ये मसला तो फ्यूल पंप का ही है, और अब फ्यूल पंप को दोबारा 5वीं दफ़ा चेंज करके देखा जाए। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि अब जो भी फ्यूल पंप डाला जाएगा उसको पहले गेज के साथ प्रेशर चेक किया जाएगा। आप यकीन करें कि ये फ्यूल पंप मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये मैंने बहुत तरद्दुद के साथ ढूंढ के लेके आया था। मैंने इसको डाला, इसका प्रेशर चेक किया, इसके अलावा वहाँ पे मार्केट में 3 दिन में मैंने कोई 10 फ्यूल पंप जो है ना गेज पे चेक किए हैं। किसी का भी जो प्रेशर था ना वो 30-35 PSI से ऊपर नहीं था। ये जो भी फ्यूल पंप इसमें डाला, जो आपने देखा भी है, इसका मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर जो था ना वो 40 से 50 PSI के बिटवीन था, जो कि जितने भी अब तक मैंने फ्यूल पंप डाले थे उनमें से सबसे अच्छा रिजल्ट इसका था। और मेरी मजबूरी थी, मैं इतने दिन से खप गया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल पंप भी चेक कर लिए हुए थे, और मेरा नहीं ख्याल था कि इससे बेहतरीन कोई फ्यूल पंप मुझे मिलेगा, तो क्यों ना इसी को इंस्टॉल करके गाड़ी की ट्राई ली जाए। अब खैर इसको पैक किया, पैक करने के बाद गाड़ी को रोड पे जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली, तो आप यकीन करें कि वही बात आ गई, एक सेकंड में दुनिया बदल गई, आसमान बदल गया, ज़मीन बदल गई। इतना मेजर डिफरेंस आ गया गाड़ी में, गाड़ी की ड्राइव जस्ट लाइक न्यू कार हो गई, और सारे दुख दर्द तकलीफ़ें ना गाड़ी में से ख़त्म हो गई। गाड़ी अपनी प्रॉपर जान में आ गई। नॉइज़नेस तो खैर वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी वेरी स्मूथ, बिल्कुल लाइट सा, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कार कि आप अभी इसको शोरूम से लेके आ रहे हैं, और वो वाली फील आपको गाड़ी दे रही थी। और मैं इतना हैरान परेशान था कि यार ये सिर्फ एक फ्यूल पंप की वजह से मुझे इतना 2-2.5 साल इसको देखना पड़ा है, इसके ऊपर जो है ना वो खपना पड़ा है, और एट द एंड क्या निकला। सिर्फ इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए मैंने गाड़ी का इंजन, हेड असेंबली, फ्यूल इंजेक्टर्स, प्लग, मैप सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, उसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर, फिर उसके अलावा इसमें ओरिजिनल एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, सारी चीज़ें A to Z, जहाँ जहाँ पे मुझे शक था कि इसका कनेक्शन पिकअप से है, वो मैंने सब कुछ चेंज करके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
और सिर्फ एक फ्यूल पंप का इशू था जिसकी वजह से इसकी चेक लाइट आ रही थी। इस चेक लाइट ने लाहौर के नामी गिरामी 4-5 मैकेनिक्स का पोल भी खोला, कुछ जो है ना वो देसी मैकेनिकों का, देसी इलेक्ट्रिशियंस का पोल भी खोला। और सबसे बड़ा फेलियर ये था कि हम लोग किसी पढ़े लिखे मैकेनिक के पास नहीं जाते। सबसे बड़ा हमारा डाउनफॉल फेलियर यही है, ड्रॉबैक। हमें अपनी गाड़ी के लिए कोई जो है ना अच्छा मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन रखना चाहिए जो हमें इन मसले मसाइल से निकाल सके, ना कि बाद में जाके हमें इतनी एक छोटे से फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सारा कुछ चेंज करना पड़ता है। अगर मैं इस फॉल्ट को वेरी स्टार्टिंग क्लियर कर लेता ना तो मेरी हेड असेंबली भी बच जाती, दूसरी सारे पार्ट्स भी बच जाते। और जो मेरा, आप यकीन करें, अभी तकरीबन 1,18,000 रुपये लगा है और ये उस टाइम डॉलर था तकरीबन कोई 178 पे। और अब आप देख लें तकरीबन 250 का डॉलर हुआ है एक, तो उस अब डबल कर लें उसको। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि गाड़ी का कोई भी छोटा सा फॉल्ट निकले तो आप उसको प्रॉपर पर्सनली R&D करके उस पर जो है ना आप काम करें और फिर उसको किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं, उसको चेक करवाएं, ना कि आप किसी भी देसी मैकेनिक के पास चले जाएं। ठीक है, चाहे जितना मर्जी उसका नाम हो, लेकिन वो सारे पुराने बाबे EFE इंजन वाले जो है ना वो है, उनको नहीं गाड़ियाँ समझ आती। एनीवेज, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था निसान डेज हाईवे स्टार को लेके। मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपका गाड़ी का कोई भी फॉल्ट निकलता है और अगर चेक लाइट है उसको आप डायग्नोस करें। अगर उसमें ये रिच या लीन कोड आता है तो इसका फ्यूल पंप का ही इशू है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक ही फ्यूल पंप का आता है। और फ्यूल पंप आपने जब भी डालना है ना उसको पहले आपने गेज पे चेक करना है। अगर तो वो 50 PSI से ऊपर है तो फिर आपके लिए वो ठीक है। मैक्सिमम आप कोशिश करें कि आपको कोई 60-70 तक मिले, जो कि इम्पॉसिबल है। एट द एंड गाड़ी हमारी क्लियर होके आ चुकी है, आप फोटो में देख लें। गाड़ी का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। अब आपको मैं इस पर एक्सपेंस आने का बता देता हूँ। गाड़ी की जो हेड असेंबली थी वो मुझे तकरीबन 40,000 रुपये की पड़ी है। जो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो मुझे 38,000 का मिला है, जो कि अब बेहतरीन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में था। उसके अलावा इसके छोटे मोटे पार्ट्स हैं और 10-10 हज़ार का, 8-8 हज़ार का माउंट्स इसके 2-3 मैंने करवाए थे। और मेजर ये 2-3 चीज़ें थी, एक हेड असेंबली थी और एक वो 38,000 का वो था। कोई 80-90,000 तो तकरीबन इन 2-3 चीज़ों का बन गया था। उसके बाद लेबर वगैरह है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आप उसको अपने बंदे को कितना देते हैं। अब ये मैंने कुछ की नोट्स लिखे हैं। आपने जब भी अपनी गाड़ी का काम करवाना है, वो चाहे निसान डेज है या कोई भी गाड़ी है, आपने इन नोट्स को जो है ना वो अपने माइंड में रखते हुए गाड़ी का काम शुरू करवाना है। सबसे पहले आपने एक बंदे का पुत्र, एजुकेटेड मैकेनिक ढूंढना है, पढ़ा लिखा, जिसको फॉल्ट्स का और कंप्यूटर के कोड्स का अच्छे तरीके से पता हो। दूसरे नंबर पे आपने मैकेनिक के पास जाने से पहले ज़ाती तौर यूट्यूब पे, गूगल पे या लेफ़्ट राइट किसी एक्सपीरियंस्ड दोस्त से गाड़ी के बारे में, फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेना है। और ज़ाती तौर पे कुछ काफ़ी नॉलेज गेन करने के बाद आपने मैकेनिक के पास जाना है ताकि वो भी आपको लूट ना सके। तीसरे नंबर पे गाड़ी का जो भी आपने पार्ट लेना है कोशिश करना है, क्योंकि जापानीज़ कार के तो आते ही काबली पार्ट्स हैं, यूज़ पार्ट्स आते हैं। आपने बेहतरीन कंडीशन में पार्ट लेना है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, गाड़ी का जब भी आपने काम शुरू करवाना है तो आपने अपने बजट डिसाइड कर लेना और कोशिश करनी है कि आपका बजट खुला डुला हो। गाड़ी पे आपने खुले पैसे लगाने हैं, समझदारों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह नहीं। R&D करके प्रॉपर आपको पता होना चाहिए किस पार्ट के कितने पैसे हैं, किस चीज़ की कितनी लेबर है। ये कुछ मेन की नोट्स है जो मैंने आपको बता दी हैं। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि काफ़ी इसी तरह की नॉलेज गेनिंग वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, खास करके अनबॉक्सिंग टाइप की जो वीडियोज़ हैं। गाड़ी के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि गाड़ी का पार्ट तो मिल जाएगा लेकिन आपके जिस्म का कोई पार्ट नहीं मिल सकेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी अनबॉक्सिंग, साइनिंग ऑफ।